चलिए सीधे इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी कहानी की परतें उधेड़ने वाले हैं जो मनोविज्ञान, अपराध और इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी कमजोरी को उसकी सबसे बड़ी ताकत में बदलने का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सफर है। ये महज एक घटना नहीं है, बल्कि इस बात का एक गहरा अध्ययन है कि कैसे एक टूटा हुआ दिमाग सिर्फ जिंदा रहने के लिए खुद को पूरी तरह से रीवायर कर लेता है। सच में ये केस स्टडी दिमाग हिला देने वाली है। ये सवाल ही अपने आप में बहुत दिलचस्प है। एक ऐसा इंसान जिसका दिमाग हर 24 घंटे में पूरी तरह से रीसेट हो जाता है, क्या वो एक परफेक्ट बैंक डकैती को रोक सकता है? ये एक ऐसा पहलू है जो इस पूरे मामले की नींव रखता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके सामने नामुमकिन सी दिखने वाली चुनौतियां खड़ी हैं। जो इंसान ये तक याद नहीं रख सकता कि उसने कल किससे बात की थी, वो एक शातिर और खतरनाक आपराधिक गिरोह को कैसे मात दे सकता है? इस सवाल की जड़ तक जाने के लिए हमें सबसे पहले उस घटना को समझना होगा जिसने इस इंसान की पूरी दुनिया ही पलट कर रख दी। अध्याय 1, दर्दनाक हादसा और अधूरी यादें। वो गर्मियों की एक खौफनाक रात थी जिसने पलक झपकते ही सब कुछ बदल कर रख दिया। उस रात जुगनुओं को करीब से देखने की चाहत में कार की हेडलाइट्स बंद करना एक ऐसी भयंकर लापरवाही थी जिसका अंजाम बेहद खौफनाक रहा। कार सीधी एक फसल काटने वाली मशीन से जा टकराई। 2 दोस्तों की जान चली गई, गर्लफ्रेंड केली ने अपना पैर खो दिया और क्रिस की जिंदगी एक दर्दनाक विरोधाभास में तब्दील हो गई। हादसे से पहले जो क्रिस एक अमीर परिवार का चहेता और स्टार हॉकी खिलाड़ी था, जिससे हर किसी को बहुत उम्मीदें थी, वो महज एक बैंक में रात की शिफ्ट करने वाला निराश सफाई कर्मचारी बनकर रह गया। उसके अंदर अकारण ही भयंकर गुस्सा भर जाता है और जो जिंदगी उससे छिन गई उसका पछतावा उसे रोज अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। इस हादसे ने क्रिस को सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक तौर पर भी तोड़ कर रख दिया। उसे एंटीरोग्रेड एमनीशिया हो गया। सुनने में यह सिर्फ एक मेडिकल टर्म लग सकता है, लेकिन इसका सीधा सा मतलब है कि उसका दिमाग नई यादों को सुरक्षित ही नहीं रख पाता। यह कल्पना करना भी डरावना है कि हर सुबह उठना और अपने ही लिखे शब्दों से अपनी पहचान फिर से बनाना। उसे जिंदा रहने के लिए पूरी तरह से अपनी एक डायरी पर निर्भर रहना पड़ता है, जिसमें वो हर एक छोटी बड़ी जरूरी बात लिखता है। अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से दूर होने का दर्द और इस टूटे हुए दिमाग के साथ जीना उसके लिए हर दिन लड़ी जाने वाली एक भयानक जंग बन चुका है। क्रिस की इसी डायरी का एक बहुत ही अहम पन्ना है जूते में चाबी छिपाने की आदत। होता यह था कि वो अक्सर अपनी कार लॉक करके चाबी अंदर ही भूल जाता था, इसलिए उसने एक अतिरिक्त चाबी अपने जूते में छिपाने की आदत डाल ली थी। अब इस छोटी सी आदत को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहानी कहने के तरीके में इसे चेखोव की बंदूक कहा जाता है। एक ऐसा संकेत जो अभी तो मामूली लग रहा है, लेकिन आगे चलकर ये इस पूरी कहानी का रुख ही पलट कर रख देगा। और यहीं से शुरू होता है दूसरा अध्याय, दोस्त के भेष में दुश्मन। कहानी में गैरी नाम के एक शख्स की एंट्री होती है। गैरी, जो कि क्रिस के स्कूल का एक पुराना जानकार है, उसे सफाई कर्मचारी के रूप में काम करते हुए देख लेता है और फिर शुरू होती है एक खतरनाक साजिश। उसकी मनोवैज्ञानिक चालें बहुत ही सटीक और बेरहम हैं। वो पहले तो क्रिस से झूठी हमदर्दी जताता है, फिर उसे फंसाने के लिए लवली नाम की एक लड़की का मोहरे की तरह इस्तेमाल करता है। इतना ही नहीं, गैरी धीरे धीरे क्रिस को उसके अंधे रूममेट लुइस से दूर करने लगता है। यहाँ एक बहुत बड़ी विडंबना देखने को मिलती है। क्रिस की आंखें बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन वो गैरी के बुने हुए जाल और झूठ को नहीं देख पाता, जबकि उसका अंधा रूममेट लुइस बिना आंखों के ही धोखे को भांप लेता है और क्रिस को चेतावनी भी देता है। गैरी की सबसे जहरीली सोच का आधार सिर्फ एक था, जिसके पास पैसा है उसी के पास पावर है। इसी फलसफे का इस्तेमाल करके वो क्रिस के बचे खुचे आत्मविश्वास को तोड़ देता है। वो क्रिस के अमीर परिवार और खास तौर पर उसके पिता द्वारा उसे हमेशा नीचा दिखाए जाने की भावना का पूरा फायदा उठाता है। गैरी उसे पूरी तरह से ये यकीन दिला देता है कि वो समाज में एक हारा हुआ इंसान है और ये बैंक डकैती ही उसे उसकी खोई हुई ताकत और वो खोया हुआ सम्मान वापस दिला सकती है। डायरी का ये पन्ना ये महसूस करवाता है कि दुनिया से कटा हुआ होना इंसान को अंदर से कितना कमजोर कर देता है। जब बार में लवली उसके पास आती है और क्रिस बार बार उसका नाम भूलने लगता है, तो लवली खुद अपना नाम एक पेपर पर लिख देती है। इस एक छोटी सी हरकत ने क्रिस को इस साजिश के दलदल में और गहराई तक धकेल दिया। अकेलेपन का मारा क्रिस प्यार और अपनेपन के लिए इस कदर तरस रहा था कि वो इस सोचे समझे जाल में खुशी खुशी फंसता चला गया। तीसरा पड़ाव, मजबूरी और डकैती का खतरनाक प्लान। यहां से चीजें बहुत तेजी से बिगड़ने लगती हैं। गैरी क्रिस को एक सुनसान फार्म हाउस ले जाता है, जहां बैंक को लूटने का असली मकसद सामने आता है
और इस पूरी योजना के बीच ये जो $10,000 की रकम है, ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये वो ट्रिगर है जिसने क्रिस को पूरी तरह तोड़कर रख दिया। दरअसल क्रिस और उसका रूममेट लुइस मिलकर एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें लोन नहीं मिल पाया। जब क्रिस ने अपने बेहद अमीर पिता से $10,000 की मदद मांगी तो पिता ने साफ मना कर दिया और उल्टा उसे बुरी तरह जलील किया। इस रूखेपन ने क्रिस को यकीन दिला दिया कि वो कभी भी अपने बलबूते कुछ नहीं कर पाएगा। और यही वो गहरे भावनात्मक कारण हैं जो क्रिस को इस डकैती का हिस्सा बनने पर मजबूर कर देते हैं। उसे लगने लगा कि गरीबी और इस लाचारी से बाहर निकलने का बस यही एक आखिरी रास्ता है। वो किसी भी कीमत पर अपने परिवार को अपनी आज़ादी और काबिलियत साबित करना चाहता था। गैरी और लवली के झूठे प्यार ने उसे इतना अंधा कर दिया था कि उसने खुद उस बैंक की तिजोरी की तस्वीरें खींचकर गैंग को देना शुरू कर दिया, ताकि वो आसानी से उसे तोड़ने का प्लान बना सके। इस पूरी साजिश का सबसे दर्दनाक हिस्सा था क्रिस का अपने ही सबसे अच्छे दोस्त को धोखा देना। डिप्टी टैड, जो कि एक पुलिस वाला था और क्रिस का सच्चा दोस्त भी, वो अक्सर रात को बैंक में उससे मिलने आया करता था। क्रिस को गैंग की तरफ से सख्त आदेश था कि वो जानबूझकर टैड से बुरा बर्ताव करे ताकि वो नाराज होकर डकैती वाली रात बैंक की तरफ फटके भी ना। अपनी मजबूरी के चलते क्रिस ने टैड से बेहद रूखा व्यवहार किया भी, ताकि वो सुरक्षित रहे और बैंक से दूर रहे। अध्याय 4, बैंक में खूनी रात। एक ऐसी रात जहां बनी बनाई योजना के बिल्कुल विपरीत सब कुछ तहस नहस हो गया। किस्मत का क्रूर मजाक तो देखिए। डकैती से ठीक पहले बैंक के बॉस मिस्टर टर्टल क्रिस को बताते हैं कि वो उसकी कड़ी मेहनत से बहुत खुश हैं और उसका क्लर्क के रूप में प्रमोशन कर रहे हैं। क्रिस के लिए तो जैसे ये कोई सपना सच होने जैसा था। वो तुरंत इस डकैती को रोकना चाहता है और गैंग को वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गैरी उसे जोरदार मुक्का मारकर जबरदस्ती बैंक में घुस जाता है। वे कैमरे के तार काट देते हैं और तिजोरी को पिघलाकर सारा पैसा निकाल लेते हैं। लेकिन कहानी का सबसे दिल दहला देने वाला मोड़ तब आता है जब डिप्टी टैड क्रिस की उस सारी बदतमीजी के बावजूद सिर्फ अपने दोस्त की परवाह करते हुए डोनट्स लेकर वापस आ जाता है। वह बैंक के शीशे में गैरी की परछाई देख लेता है और फिर गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं। टैड बहादुरी से 2 लुटेरों को मार गिराता है और गैरी को घायल कर देता है, लेकिन तभी गैरी का खूंखार अंकल बोन पीछे से छुपकर टैड की बेरहमी से हत्या कर देता है। ये खौफनाक मंजर पूरी तरह से सब कुछ बदल कर रख देता है। आखिरी अध्याय, जब कमजोरी ही सबसे बड़ी ताकत बन गई। टैड की मौत क्रिस के लिए किसी बहुत बड़े झटके से कम नहीं थी। उसे समझ आ गया कि अब उसे गैरी और उसके अंकल से खुद ही निपटना होगा। और ठीक यहीं से शुरू होता है क्रिस का मास्टर स्ट्रोक। वो बड़ी चतुराई से पैसों से भरी गाड़ी चुराकर वहां से भाग निकलता है। वो उन पैसों को ले जाकर उसी सड़क पर गाड़ देता है जहां उसका वो दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ था। उधर दूसरी तरफ गैरी और बोन क्रिस के रूममेट लुइस को बंधक बना लेते हैं। लेकिन क्रिस अब डरा हुआ इंसान नहीं है। वो अपनी डायरी का सहारा लेता है और बिना किसी शॉर्ट टर्म मेमोरी के एक ऐसा ठंडा और अचूक जाल बुनता है कि लुटेरे खुद ब खुद उसमें फंसने लगते हैं। गैरी की उसी जहरीली सोच का इस्तेमाल अब खुद क्रिस उसके खिलाफ कर रहा था। जब गैरी फोन पर लुइस को मारने की धमकी देता है तो क्रिस बड़ी ही शांति से जवाब देता है कि पैसा मेरे पास है तो पावर भी मेरे पास है, और अगर लुइस को एक खरोच भी आई तो पैसे भूल जाना। ये उस पुराने डरे सहमे क्रिस का अंत था और एक नए आत्मविश्वासी इंसान का जन्म था। क्रिस उन लुटेरों को पैसे निकालने के लिए उसी जगह बुलाता है। जब गैरी उसे बैग बाहर निकालने के लिए मजबूर करता है तो क्रिस की नज़र बैग पर लगे जूतों के लेसेस पर पड़ती है और अचानक उसे अपनी डायरी का वो पुराना नोट याद आ जाता है, जूते में चाबी छिपाने की आदत। बिल्कुल उसी आदत की तर्ज पर उसने एक बैग के अंदर अपने पिता की लोडेड बंदूक छिपा रखी थी। बैग उठाते ही वो पलक झपकते ही बोन को गोली मार देता है और अपने दोस्त लुइस को बचा लेता है। ये वाकई एक बहुत ही शानदार और अचूक दांव था। इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प बात यह रही कि लुटेरों की अपनी ही जल्दबाजी ने क्रिस को बेगुनाह साबित कर दिया। गैरी की तो मौके पर ही एक गंभीर अस्थमा अटैक से मौत हो गई। बाद में जब एफबीआई ने जांच की तो उन्होंने पाया कि लुटेरों ने जल्दबाजी में कैमरे की बजाय टेलीफोन का तार काट दिया था, जिसकी वजह से कैमरे में सब कुछ साफ रिकॉर्ड हो गया कि गैरी ने क्रिस को मुक्का मारकर जबरदस्ती ये डकैती करवाई थी। बैंक बॉस मिस्टर टॉटल ने भी क्रिस के अच्छी चरित्र की गवाही दी और अंततः क्रिस पूरी तरह से बेदाग साबित हो गया। अंत में ये सोचना वाकई बहुत दिलचस्प है। अगर क्रिस का वो हादसा ना हुआ होता, अगर उसका दिमाग हर सुबह एक कोरा कागज ना बनता, तो क्या वो कभी खुद को बचा पाता? क्या वो इतने खूंखार मुजरिमों के खिलाफ इतनी सटीक और सदी हुई प्लानिंग कर पाता?
शायद कभी-कभी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ही हमारे बचने का इकलौता हथियार बन जाती है। इसी गहरे विचार के साथ इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं।